कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है ये मानव सुरक्षा की परिभाषा का पार्ट 2 है और इस बुक का नाम है मानव सुरक्षा और इसको हम बोलते हैं MGPE 11। तो देखिए, इसी का ये पार्ट 2 है। मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी पहले अपलोड कर दी थी और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें आपको फिर आधे से समझ नहीं आएगा। उसमें मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पहले बता दी हैं। तो चलिए आज की वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसमें बीच में कुछ स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कुछ पॉइंट्स को छोड़ देंगे बीच में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है पहला इसका पॉइंट है मानव सुरक्षा का क्षेत्र और महत्व। अब इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार का मानव सुरक्षा का क्षेत्र है और उसके महत्व हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर उल हक जो हैं उन्होंने मानव सुरक्षा की अवधारणा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ये हमने पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। आगे ये बताते हैं कि उनके अनुसार 7 क्षेत्रों में मानव को राज्य सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। बोले कि जो मानव है उसको 7 क्षेत्रों में राज्य की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से। देखिए, पहला तो है इसमें आर्थिक सुरक्षा। देखिए, आर्थिक सुरक्षा में क्या बताया गया है। देखिए, ये बता रहे कि वर्तमान में आज के टाइम पे क्या है कि 1/4 से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो असुरक्षित है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि ये समस्या केवल विकासशील देशों में नहीं है बल्कि ये विकसित देशों में भी है। तो इसका मतलब आप समझते कि ये बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग पीड़ित हैं आर्थिक रूप से, क्योंकि देखिए आपको पता है कितनी ज़्यादा गरीबी है भारत में भी और बाकी देशों में भी है, पर भारत में भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से झुलझ रहे हैं उनके पास खाने को कपड़ा नहीं, खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है ना, छत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले जब आर्थिक असुरक्षा की स्थिति आती है तो तब राजनीतिक तनाव और हिंसा में भी वृद्धि होती है। देखिए, अगर आप आर्थिक असुरक्षित हैं, आपको लगता है कि हमारे पास उस ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं है हमारे पास जो हमको चाहिए, तो क्या होगा कि आपके राजनीतिक जो हो रही है जो सरकार है उसमें भी क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, है ना। आप सोचेंगे कि इन्हों की वजह से ये हो रहा है और फिर क्या होगा, हिंसा होगी। आप क्योंकि अपने मांग को मांगेंगे, आप बोलेंगे हमारी इन चीज़ों को पूरा कीजिए, फिर आप हिंसा करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि ऐसे ऐसे चीज़ें कैसे बिगड़ती हैं, एक के साथ एक कनेक्ट रहती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोरे और जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, भारत के ग्रामीण और निधन को आर्थिक सुरक्षा नहीं, ये बोल रहे हैं जिसका प्रधान प्रतिकूल प्रभाव जो है वो कानून व्यवस्था पर पड़ता है। देखिए, अगर आप कोई हिंसा करते हैं, राजनीतिक तनाव उत्पन्न होता है तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी कानून व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि भारत में ग्रामीण निर्धन जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना भी शुरू की थी। देखिए, जो क्या कहते हैं कि क्या होता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ना। निर्धन जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखे जाते हैं और शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना भी शुरू की थी, जो गारंटी योजना होती है। क्योंकि देखिए, जो गांधी जी थे वो ज़्यादा फोकस रखते थे, ज़्यादा उनका ध्यान किसकी तरफ था, जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी तरफ था। क्योंकि वो कहते थे कि जो शहरी है और जो ग्रामीण है इनों के बीच में जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए। अगर आपको गांधी जी के रिलेटेड वीडियो देखने तो वो भी मैंने डाल रखे हैं, वो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि गांधी जी की क्या विचारधारा थी, वो किस प्रकार से हमारे भारत को चाहते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खाद्य सुरक्षा। तो देखिए हम इसमें जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। देखिए, खाद्य सुरक्षा में बोल रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है सभी लोगों को सही समय पर एक निश्चित मात्रा में खाद्य की सुलभता भौतिक व आर्थिक दोनों मतलब कि उनको मिले। देखिए क्या बता रहे हैं कि सही टाइम पे कि जो खाद है, जो हमारा खाना है, जो फूड जिसे बोलते हैं, वो सही टाइम पे लोगों को मिले। अब ये नहीं कि जैसे कि किसी को कोई गरीब तबके का इंसान है, उसको आज भूख है, बहुत ज़्यादा उसको भूख प्यास है, परंतु उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, वो इधर उधर मांग रहा है परंतु उसको नहीं मिल रहा, पर उसको मिलता है अगले दिन, तो क्या फ़ायदा जब उसको जिस दिन भूख है उस दिन तो उसको मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये बोल रहे कि सही समय पे उसको खाद्य सुरक्षा की जो खाद्य सुरक्षा है वो उसको दी जाए, मतलब खाद्य उसको जो भी फूड है वो उसको उपलब्ध किया जाए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं
देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो खाद्य की समस्या है तथा जो उनका भौतिक विवरण है तथा गरीबी समुदाय की क्रय शक्ति में कमी होना विकासशील देशों में ज़्यादा देखा जाता है। प्रमुख समस्या है विकासशील देशों में। तो बोलते हैं जो खाद की कमी है आपके यहाँ, जो शक्ति की कमी हो जाती है गरीबों में, गरीब समुदाय में, और ये सब समस्या कहाँ देखी जाती है ज़्यादा? जो विकासशील देश है, जो अभी विकसित नहीं हुए, खाली अपना विकास कर ही रहे हैं, उनको विकासशील बोल देते हैं, तो वहाँ ज़्यादा देखी जाती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए बोलते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकते हैं कि जो न्यूनतम आय है वो सुनिश्चित की जाए, है ना। जो हम बोलते हैं कि न्यूनतम आय सबकी होनी चाहिए, एक दिन की न्यूनतम आय ये होती है, एक वर्ष की न्यूनतम आय है, तो वो सबके पास होनी चाहिए, जिससे कि इंसान जो है, मानव जो है, वो अपना विकास सही से कर पाए, अपना कम से कम खाना होता है जो वो टाइम पे खा पाए, है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और देखिए बोल रहे कि खाद्य सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी समझते, देखिए आर्थिक सुरक्षा होगी, आपके पास पैसा होगा तभी तो आप खाना कपड़ा ये सब ला पाएंगे, है ना। तो खाद्य सुरक्षा के लिए किससे जुड़ी हुई है खाद्य सुरक्षा? आर्थिक सुरक्षा से। देखिए आगे क्या कहता है, भारत जैसे विशाल देश में इस कोशिश को विशेष रूप से लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निधि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बताते हैं क्योंकि देखिए असमानता की बड़ी खाई ने इस समस्या को और गंभीर रूप से बना दिया है। अगर जितनी ज़्यादा असमानता होगी, ये जो समस्या आर्थिक की, खाद्य की, ये और ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि आप ही हमारे देश में ही देखते होंगे कि एक इंसान के पास तो बिल्कुल खाने को नहीं है, वो बेचारा मांग मांग के खाना खाता है, एक टाइम भूखा सो जाता है। पर दूसरा एक तबका है जो अमीर है इतना ज़्यादा कि उसके पास इतना पैसा है कि फजूली खर्ची करता है, इतना ज़्यादा दान दे देता है, इतना ज़्यादा वेस्ट कर देता है ना। और जो खाना कहते हैं बाहर जानवरों को दे देते हैं, पर इंसान के पास खाने के लिए नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बहुत असमानता की खाई है जो दोनों के बीच में उत्पन्न हो रखी है। एक गरीब तबके के पास, एक अमीर तबके के पास, कि एक के पास तो भर पेट खाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है और एक के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये जो खाई है इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए गांधी जी का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए उपलब्ध है, मतलब कि कोई भी चीज़ प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसके लिए तो उपलब्ध है सब कुछ, परंतु किसी के लोभ के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि देखिए आपकी जो आवश्यकता है उसको तो आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है, इतने संसाधन है, परंतु आपका जो लालच होता है, जो हमारा लालच है, उसकी पूरी करने के लिए हमारे पास संसाधन की कमी है। क्योंकि हम सोचेंगे और मिल जाए सामान, ये भी मिल जाए वो भी, तो ऐसा नहीं होता, है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, आगे देखिए स्वास्थ्य सुरक्षा। तो अब इसमें बताएंगे कि स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें बता रहे हैं स्वास्थ्य सुरक्षा से तात्पर्य खतरनाक रोगों तथा अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से न्यूनतम संरक्षण का अधिकार। देखिए जो खतरनाक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे अभी के टाइम पे देख लीजिए कोरोना है ना, तो इन सब से सुरक्षा। और क्या बोल रहे हैं कि आपको न्यूनतम संरक्षण का अधिकार हो, कि आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, इन सब बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको आपको अधिकार है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप अपना मुफ्त में इलाज कर पाएँ, है ना, और इन सब बीमारियों से भी बचा जा सके, तो ये सब भी आपका अधिकार। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले अब देखिए जो विकासशील देश है उसमें बहुत ज़्यादा जो संक्रमण होते हैं वो फैलते हैं, जैसे कि आपका टीबी है, ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे देखा जाता है। जो कुपोषण है, ये भी कुपोषण के शिकार कितने बच्चे हो रहे हैं, ये भी देखा जाता है विकासशील देशों में, भारत में भी देखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले जो इसी प्रकार के जो दीर्घकालीन रोग हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक, उसको दीर्घकाल कहा जाता है। तो बोले कि भारत जैसे कुपोषण से होने वाली जो बीमारियां हैं वो अधिक हैं, जो कुपोषण से बीमारियां बहुत ज़्यादा अधिक हैं। बोले 5 साल से आयु के जो कम हैं लोग हैं, उनों की इतनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है, इतने ज़्यादा वो हैं कि 42% मतलब 42% जो लोग हैं वो भारत में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बोले जो 42% जो बच्चे हैं वो पूरे विश्व भर में बता रहे कि 5 उम्र से बच्चे जो 5 उम्र की आयु से कम हैं वो पूरे विश्व भर में 45% है जो कुपोषण का शिकार हैं। आप देखिए कितने ज़्यादा संख्या है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, वो बोले कि जो भारत है उसमें प्रत्येक देश में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें उनको स्वास्थ्य सुरक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आपको ही पता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर जो फैसिलिटी होती है थोड़ी कम होती है,
तो उनको जो स्वास्थ्य सुरक्षा वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्यावरण सुरक्षा। हम जानेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा कैसे दी जानी चाहिए। अब देखिए पर्यावरण सुरक्षा में बता रहे हैं कि जो पर्यावरण से होने वाले दुरुपयोग होते हैं, जैसे कि उनके पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उनसे भी व्यक्तियों को सुरक्षित रखना चाहिए। जो मानव है उसको उससे संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। और सेकंड इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे कि जल है, पेट्रोल है, तेल है, जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी हमको प्राकृतिक मिलते हैं, उन सबको भी इस प्रकार से उपयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनके लिए भी वो सब चीज़ें उपलब्ध हों, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हमको पर्यावरण सुरक्षा में दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा। देखिए अब व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि राज्य सहित जो शक्तिशाली लोग हैं वह समूह के शारीरिक हिंसा मानव को संरक्षण दिया जाना चाहिए। जो भी राज्य में शक्तिशाली लोग रहते हैं, जो शारीरिक रूप से हिंसा फैलाते हैं, उनको मानव है उनसे उनको संरक्षण देना चाहिए। आगे बता रहे हैं इसके अंतर्गत ये भी आता है कि जैसे पारिवारिक हिंसा होती है, लूट मार जो करने वाले जो लोग होते हैं, अपराध, ये सब शामिल भी इसके अंदर है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा में यही है कि आपको उन सब चीज़ों से सुरक्षित किया जाए जिसमें कि हिंसा होती है, ये मेन चीज़ है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सामूहिक सुरक्षा। देखिए सामुदायिक सुरक्षा में क्या बता रहे हैं, सामुदायिक सुरक्षा से तात्पर्य है ऐसे व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परंपरागत व तनाव मानवीय मूल्यों से क्षति फैलाने वाले अशांति संरक्षित रखना। देखिए बोल रहे कि सामुदायिक सुरक्षा में बस यही होता है, सामुदायिक सुरक्षा में, कि जो भी अशांति फैलाते हैं, सामुदायिक रूप से जो अशांति फैलाते हैं, उससे सुरक्षित रखना, उससे समाज को सुरक्षित रखना, जो भी अशांति फैला रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे कि जो दंगे फैलाते हैं वो अत्याचार, बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक, छोटे सामाजिक व नस्लीय समूह, देखिए जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी कम तबके के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार किया जाता है उसको उससे सुरक्षित करना। जो क्या कहते हैं, आपके अत्याचार करते हैं, जो दंगे करते हैं, उन सब से आपको सुरक्षित करना, ये होता है सामुदायिक सुरक्षा। ये आपका व्यक्तिगत सुरक्षा से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आगे देखिए राजनीतिक सुरक्षा। देखिए और राजनीतिक सुरक्षा से क्या, देखिए अगर राजनीतिक अशांति होगी तो जो नागरिक है उनके अधिकारों का हासिल होगा, ठीक है, अधिकार खत्म होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जो राजनीतिक अशांति की स्थिति के दौरान क्या होता है, राज्य में ऐसे मुद्दों या विचारों के विरुद्ध हिंसा कर सकता है जिसका वो पसंद नहीं करते हैं ना। अगर राजनीतिक सुरक्षा नहीं होती, उसमें अशांति आ जाती है, तो जो हमारे अधिकार हैं उनका हासिल होता है, उनको मतलब कि चोट पहुंचती है। उसके अलावा क्या होता है कि मुद्दे ऐसे उठते हैं कि जिससे कि हिंसा आती है, हिंसा उत्पन्न हो जाती है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए हम नीचे लिखा हो गया है कि यह सभी जो मानव सुरक्षा के विभिन्न पक्ष हैं, ये सभी देशों में अलग अलग तरीके से अपनाए गए हैं। अब देखिए कोई विकसित देश है, कोई विकसित एकदम देश है, तो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि वो विकसित है, उस वहाँ पे सब देशों के सब नागरिकों के पास सब चीज़ है। तो वहाँ पे किस चीज़ की वो देते हैं सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा देते हैं, है ना। परंतु जो विकासशील देश है, जिसके भारत हुआ और भी जो देश है, तो उनमें क्या होता है, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। तो हर एक देश में जो जो अधिकार हैं ये अलग अलग रूप से लागू किए गए हैं, ये इसमें बताया। नेक्स्ट देखिए क्या, मानव सुरक्षा के महत्व और आयाम। तो इसमें हम पढ़ेंगे मानव सुरक्षा के महत्व आयाम क्या है। देखिए बोल रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 1994 के अनुसार मानव सुरक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। जिसकी पहली है, देखिए बोल रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा की अवधारणा वो किसी एक राज्य राष्ट्र की नहीं है, एक सार्वभौमिक, मतलब कि सबके लिए है। आगे देखिए सेकंड क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे कि जो इसके घटक है वो एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे, देखिए जैसे कि कोई अगर रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, कम करता है, तो उससे क्या होता है, महामारी फैलती है। फिर बोलते हैं नशीले पदार्थ व आतंकवाद बढ़ता है। फिर बोलते हैं पर्यावरण व सार्वजनिक व्यवस्था भी प्रभाव होती है। मैंने आपको बताया ना कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, मिली हुई होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे कि जो मानव सुरक्षा है वो किसी भी समस्या के लिए पहले निवारण करती है, पहले उसको मतलब कि समस्या को समाधान करने का प्रयास करती है, परंतु ये बाद में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है।
क्योंकि देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ अगर पहले की जैसे समझ लें असमानता व अस्वस्थता है ना, तो उसमें कमी आ गई तो क्या हुआ कि हम उसको एकदम से रोक सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु बाद में उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ये बता रहे हैं इसमें कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप उसको उसी टाइम ठीक कर दोगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, परंतु आप उसको फिर बाद में करोगे तो वो ठीक होना असंभव टाइप का है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए मानव सुरक्षा जो है वो लोगों में क्षमता का निर्माण करती है, उन लोगों में मतलब कि समझ लीजिए पॉजिटिविटी लाती है ना। देखिए बता रहे कि मानव सुरक्षा में क्या होता है, जो भी आपकी समस्याएं होती है उसको एक संगठित रूप से उस पर कार्रवाई की जाती है कि जो भी समस्या है नहीं कि एक एक इंसान आके उस पर कार्रवाई करेगा, संगठित रूप एक होता है, एक पूरी बैठक होती है, पूरा समूह होता है, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है हाँ कि क्या समस्या है। सिक्स्थ देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि जो सभी देश है उन को रोग, अपराध, नशीले पदार्थ, भूख आदि जैसे ये जो भी समस्या है सभी देश को इसका सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो मानव सुरक्षा ये सभी से ही जुड़ा हुआ है, ना कि एक दो देशों से जुड़ा है, ये पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी देशों को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, मानव सुरक्षा की परंपरागत सुरक्षा। तो इसमें हम जानेंगे कि उसकी परंपरागत सुरक्षा क्या है, कि हमारा पॉइंट है मानव सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा या फिर राज्य से सुरक्षा मानव सुरक्षा की तुलना करने के कारण दोनों के उद्देश्य व विशेषता को समझना है। देखिए हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जैसे कि मानव सुरक्षा और जो राज्य सुरक्षा है इन दोनों की जो तुलना होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार से है। देखिए बता रहे कि परंपरागत सुरक्षा में क्या था कि जो राज्य की सुरक्षा को प्रमुखता दी गई थी। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पहले क्या होता था कि जो राज्य की सुरक्षा उसको ज़्यादा इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जैसे कि आपकी भौगोलिक सुरक्षा हो गई है ना, इन सब पे जो अधिकार थे या फिर जो व्यक्तिगत सुरक्षा थी उसको ज़्यादा नहीं दिया जाता था। तो वो इसमें भी बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि क्योंकि ऐसा माना जाता था यदि राज्य सुरक्षित है तो राज्य सुरक्षित नागरिक सुरक्षित रहेगा, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब परंतु ये क्या बोलते हैं कि जो मानव सुरक्षा है वो उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है जो व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से निपटना है। देखिए जो राज्य सुरक्षा है वो तो खाली आपको बाहर से सुरक्षित करती है, परंतु जो मानव सुरक्षा ये आपको व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी सुरक्षित करती है। और देखिए आगे क्या बता रहे कि जैसे कि आप राज्य या सेना खर्च पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसकी बजाय आप अगर मानवीय सुरक्षा की ज़रूरतों पर पैसा खर्च करना चाहिए। जैसे कि हम राज्य सुरक्षा पे कितना पैसा खर्च करते हैं सेना और बल में, इतने महंगे आप अभी देख रहे होंगे हाल फिलहाल में कितने महंगे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं ना, कि लड़ाकू विमान आ रहे हैं, परंतु आप व्यक्तिगत जो मानव सुरक्षा है उस पर तो पैसा ही नहीं खर्च कर रहे, वो तो आप देख ही नहीं रहे हैं। तो ये उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा व परंपरागत सुरक्षा एक दूसरे पे आश्रित माना जाता है, क्योंकि देखिए सही मायनों में यह मानव सुरक्षा की उत्पत्ति परंपरागत सुरक्षा के विचार के लिए चुनौती के रूप में हुई है। देखिए जो भी परंपरागत सुरक्षा आपको पता ही है कि वो राज्य की सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, परंतु जो मानव सुरक्षा वो व्यक्ति की सुरक्षा के ऊपर बात करते हैं, तो ये एक चुनौती के रूप में है, ठीक है, परंपरागत के ऊपर। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि परंपरागत सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक परिघटनाओं जैसे पर्यावरण, जलवायु, रोग आदि के उत्पन्न में मतलब कि इनों से निपट नहीं सकती है ना, क्योंकि परंपरागत सुरक्षा खाली राज्य के लिए है, राज्य की सुरक्षा तो वो इन सब चीज़ों से नहीं निपटती, जैसे कि पर्यावरण है, जलवायु है, रोग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अब जिसके कोरोना आज के टाइम पे है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, परंपरागत सुरक्षा थोड़ी ना चलेगी, इसमें तो मानवीय सुरक्षा चलेगी ना। और हर एक देश के साथ आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर समझ लीजिए रूस इसकी वैक्सीन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब देशों में देगा, तो ये क्या कहलाता है, आर्थिक सहयोग है। परंतु आप परंपरागत सुरक्षा पे जाते हैं और आप खाली देश अपने राज्य के अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, और देश के लिए तो सभी सोचते हैं, परंतु उसकी बाउंड्रीज के ऊपर लड़ाई झगड़ा इन सबको रोकने के लिए सोच रहे हैं, और आप कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मिलके नहीं रह रहे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं स्थापित कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने देश को मतलब अकेले नहीं चला सकते हैं ना। तो यही बताए गए हैं कि जो मानव सुरक्षा
सुरक्षा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो सहयोग है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बोल रहे हैं इसमें जो अंतर है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि बोले परंपरागत सुरक्षा और मानव सुरक्षा के बीच में कुछ अंतर भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जिसके पहला बता रहे हैं कि बोल रहे कि जो पहला है उसमें बोल रहे कि जो परंपरागत सुरक्षा है वो राज्य की मांगों को प्रोत्साहित देती है तथा लोगों के हितों की सुरक्षा की कोशिश करती है। मानव सुरक्षा क्या करती है? लोगों के कल्याण के लिए, मतलब कि लोगों के कल्याण की सुरक्षा करने की कोशिश करती है कि लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। देखिए अब सेकंड पॉइंट में बता रहे हैं कि दोनों का जो कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है बुरे, किंतु दोनों विभिन्न संकटों पर अलग अलग तरह से निपटते हैं। जो भी उन पे संकट आते हैं वो अलग अलग तरीके से उनसे निपट लेते हैं। फिर बोल रहे हैं राज्य परंपरागत सुरक्षा का उद्देश्य होता है कि जो लोगों को बाहरी आक्रमण है उनसे सुरक्षित करना, जबकि मानव सुरक्षा का क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण जो भी ऐसे खतरे हैं उनसे उनकी रक्षा करना। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या बता रहे हैं। थर्ड में बता रहे हैं कि जो परंपरागत सुरक्षा है उसमें क्या होता है कि जो सरकार है उसके माध्यम से जो भी कार्य होता है वो उसके माध्यम से होता है। ठीक है, और जो लोग होते हैं उनकी भी सहभागिता होती है, परंतु जो मानव सुरक्षा उसमें क्या होता है कि सरकार के साथ साथ जो लोग हैं और जो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, इन सब की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं फोर्थ में। देखिए फोर्थ में बता रहे हैं कि परंपरागत सुरक्षा में क्या होता है कि जो राज्य है वो सैन्य बल बनकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु मानवीय सुरक्षा में क्या होता है कि सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बस इसमें यही है कि जो परंपरागत सुरक्षा वो आपकी पूरी राज्य की, देश की सुरक्षा पे है कि उन्हों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जो मानव सुरक्षा है वो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा से है, पर्यावरण से है, रोग से, सभी चीज़ों से। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु सुरक्षा में मानव सुरक्षा में संक्रमण। इसमें हम पढ़ेंगे जिसकी परमाणु सुरक्षा जो होती है उसमें जो मानव सुरक्षा से संक्रमण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक क्या होता था कि सैन्य सुरक्षा को ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था। जो भी सैन्य सुरक्षा होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उस पर पूरा फोकस था। फिर बोलते 20वीं शताब्दी के बाद जब 1990 के दशक में शीत युद्ध समाप्त हुआ तो भी ये सोचते थे कि जो परमाणु शक्ति है वही एक अंतिम सुरक्षा है, मतलब कि परमाणु शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे भी ये सोचा जाता, परंतु उसके बाद धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि जो मानव सुरक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो रोग है, नशीले पदार्थ है, प्रदूषण है, आतंकवाद है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, इससे भी जो व्यक्ति है, जो भी देश है, उसको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खतरा था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने महसूस करने लगे कि जो केवल हमारा अंतिम लक्ष्य हमारा देश की हमारे क्या कहते हैं सैन्य सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा ही नहीं हो सकती। मानव का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देश में शांति बढ़ेगी। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो आपसी सहयोग है, उसमें भी वृद्धि होगी। ये हमारे इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या बता रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट बता रहे हैं जैसे ही शीत युद्ध समाप्त है उसके बाद क्या हुआ कि किस पे ध्यान देने लगा, जिसके पर्यावरण जो हास होता है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचे है, गरीबियों में जो असमानता आ रही है, इन सबको रोकने का क्या होने लगा, प्रयास होने लगा। परंतु इससे पहले तक क्या होता था कि जो हमारे शस्त्र की शक्ति जो होती है, जो परमाणु शक्ति, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, है ना। लड़ाई झगड़े, आतंकवाद नहीं, युद्ध जो होते थे, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जो असमानता आ रही है, गरीबों में, अमीरों में, जो भी पर्यावरण की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पे जोर दिया जाने लगा, उन सबको ठीक करने के ऊपर जोर दिया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में कि एक रिपोर्ट हुई थी 1994 में, एक रिपोर्ट जो थी मानव विकास के ऊपर। उसमें क्या किया कि जो मानव की सुरक्षा है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो उस रिपोर्ट में ये था कि जो मानव की सुरक्षा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि देखिए इसमें क्या हुआ, ना कि वो परमाणु सुरक्षा पे ज़्यादा करेंगे, है ना। इस पर किस चीज़ की वकालत की गई कि मानव सुरक्षा के ऊपर, ना कि जो परमाणु सुरक्षा से मानव सुरक्षा की अवधारणा है उसमें परिवर्तन की वकालत की गई कि जो भी आप परमाणुओं से, जो भी आप बम इन सब चीज़ों से मानव को सुरक्षा प्रदान करते हो, उन सबको परिवर्तन किया गया। उसकी जगह
जहाँ पे जो मानव सुरक्षा है उसके कल्याण के ऊपर बात की गई। नेक्स्ट देखिए ये जो वकालत की गई ये सतत विकास की ओर भी हमें ले जाती है ना, जो सतत विकास है जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर भी ये बात करती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अब देखिए आगे बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि सतत मानव विकास लोगों के कार्य व प्रकृति के अनुसार विकास प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सक्रिय करने की, एकजुट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अगर हम नागरिक मिलके समाज ही बनाता है और समाज मिलकर एक देश बनाते हैं, परंतु अगर वहाँ पे जो नागरिक हैं उन्हों को एकजुट लाने का, उन्हों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ये सब किया गया, अगर वो सही हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है समाज और देश ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये उसी की बात करें कि क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत थी, वो नीचे इस प्रकार से लिखी गई। जैसे कि पहले है शासन व्यवस्था का नया प्रारूप हो, कि जो हमारी शासन व्यवस्था है वो एकदम नई तरीके से सही हो। सेकंड बता रहे हैं कि संयोग हेतु नहीं पहले जिसमें पर्यावरण नियंत्रण, देखिए सेकंड में कि संयोग के ऊपर पहल की गई कि जो भी विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से संयोग किया जा सके। थर्ड आपका है जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी निवेश करते हैं, जो प्रौद्योगिक चीज़ है, जो श्रम प्रवाह है, उन सबको कैसे संयोग किया जा सके, है ना, कि काम जो भी आप करते हैं, अपना कोई भी बिजनेस करते हैं वो एक देश में दूसरे देश में आप देखते हैं ना कैसे लगाते हैं, और जो निवेश करते हैं हम, उन सब चीज़ों में भी संयोग की बात की गई। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्या बता रहे हैं, और देखिए और नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि जो भी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा में नेट के रूप में सबसे ज़्यादा गरीब देशों को दानता देश में सफलता घरेलू उत्पादन में 1% देना, कि जो भी अमीर देश है, जो भी विकसित देश है, वो गरीब देश, जो विकासशील देश है, उन्हों की हेल्प करना, उन्हों की जो सकल घरेलू उत्पादन है, जो GDP ये सब जो होते हैं, इन सब में उनकी हेल्प करना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट है मानव सुरक्षा अवधारणा की आलोचना। देखिए मानव सुरक्षा अवधारणा की भी आलोचना हुई है, वो इस प्रकार से है। देखिए आपको पता ही है कि कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसकी आलोचना ज़रूर होती है, तो इसके बहुत ज़्यादा समर्थन तो थे लोग, परंतु कुछ लोग इसके आलोचक भी थे, तो वो हम पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि ये जो अनुसंधान है ये क्या होते हैं, वस्तुपरक आंकड़ों की ज़रूरत वाले समुदाय की सहायता नहीं करता, ठीक है, और जो कि सुरक्षा जैसी अवधारणा का आकलन करना बहुत ज़्यादा कठिन है, कि सारे आप आंकड़े लाओ, सब समुदाय की आप मदद नहीं करते, तो ये सही नहीं है और ये करना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि जो ये जो अनुसंधान है इसमें क्या होता है कि प्रभावशाली ढंग से नीति बनाने में सक्षम नहीं होते। ये जो भी निर्णय करते हैं, निर्णयकर्ता जो होते हैं वो प्रभावशाली ढंग से तो पहले तो नीति नहीं बनाते, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि उनको क्या कहते हैं, हर एक देश में लागू नहीं हो पाती, क्योंकि सब देशों में मतभेद होते हैं, ठीक है, अंतर होता है, तो सब देशों में ये लागू नहीं हो सकती। आगे देखिए क्या बता रहे हैं थर्ड में, पूरे इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नीतियों का कार्यान्वयन होता है वो प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाता है, कि वो लागू नहीं हो पाती प्रभावशाली ढंग से। फोर्थ में देखिए क्या बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो फोर्थ में कि जो आर्थिक रूप से संपन्न देश है, ठीक है, वो निर्धन देशों की सहायता नहीं करते हैं, जो भी विकसित देश है वो विकासशील देशों की सहायता नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए नेक्स्ट बता रहे हैं बल श्रम, जो बाल श्रम होता है, बंधुआ मजदूरी होती है, महिला के लिए शोषण होता है, ये जो इतने बड़े बड़े संकट हैं, इन सब के लिए जो संसाधन को जुटाना और मजबूत करना, ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परंतु इसके ऊपर पूरी निगरानी करना असंभव है, ठीक है, सब कुछ जुटाना, सारे संसाधनों को जुटाना, इनके ऊपर निगरानी करना एक असंभव सा है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोले 1993 में क्या होता है, सन 1993 में सम्मेलन में वियना सम्मेलन में कहा गया कि जो प्रक्रिया और जो गरीब समुदाय की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, सहभागिता को सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी गरीब लोग होते हैं, जो उन्हों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उनको सुनिश्चित करना ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए ये आलोचक बस यही कहते हैं कि ये सब चीज़ करना बहुत ज़्यादा असंभव है, कि आप हर एक देश में हर एक चीज़ पे कैसे निगरानी रख रहे हैं, ठीक है, कैसे संसाधनों को जुटा रहे हैं, ये सब चीज़ करना असंभव सा है। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। हमारा फर्स्ट लेसन जो है MGPE 11 का, वो मानव सुरक्षा जो बुक है वो यही फर्स्ट लेसन समाप्त होता है। हम आपको अब इसका जो सेकंड लेसन है वो भी मैं कल लाऊंगी। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी
और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगी, आपके इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो देखिए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्या चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।